स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद छौकर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम लोग एनटीपीसी में व्रत से आने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो हम लोग एक ही वीडियो में सारे टाइप्स को कवर कर लेंगे। तो मैं आज आपको जो भी व्रत से रिलेटेड जितने भी थ्योरम जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन सबको यहाँ कवर करने वाला हूँ। सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो चालू करते हैं अपना। व्रत की बात करें हम लोग तो सबसे पहले देखो, व्रत तो सबको पता है कुछ इस तरीके से बनता है। अब व्रत में जो फॉर्मूला बनते हैं हमारे, सबसे पहला फॉर्मूला है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। और जो व्रत की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, और उसका जो व्यास होता है वो होता है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या अपनी ये होती है, ये हो गया हमारे व्रत का सेंटर केंद्र, यहाँ से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो अपनी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या का अगर हम लोग दूना कर देते हैं, डबल कर देते हैं तो व्यास आ जाता है। परिधि 2 पाई आर, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग व्रत को आधा कर दें तो बनता है अपना अर्धव्रत। जो अर्धव्रत के फॉर्मूला है वो सिंपल है। अगर अर्धव्रत का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको व्रत का क्षेत्रफल होता है उसका हम लोग आधा कर देते हैं। और अगर व्रत की परिधि पूछे तो कभी कभी लोग व्रत की परिधि में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि व्रत की परिधि जो है उसमें ही अगर हमें अर्धव्रत की परिधि निकालनी तो उसका आधा कर दो, लेकिन ये इसका फॉर्मूला नहीं होता। देखो, व्रत की अर्धव्रत की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर धन के 2 आर। कैसे? यहां से यहां तक की दूरी ये होती है पाई आर, और जब हम लोग पूरे व्रत की बात करते हैं तो ये यहां से यहां तक पाई आर और फिर यहां से यहां तक पाई आर, तो 2 पाई आर हो जाती है। किसी भी डायग्राम में अगर हमें परिधि या परिमाप निकालनी हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हमें परिधि निकालनी है तो उसका मतलब होता है कि जो परिधि होती है वो क्या होती है, कुल चली गई दूरी जो होती है वो कहलाती है परिधि। तो देखो, यहां से यहां तक हम लोग चले पाई आर, फिर यहां से हम लोग यहां तक चले आर हो गई, और यहां से यहां तक चले तो ये एक और आर हो गई। इसलिए व्रत अर्धव्रत की परिधि हो जाती है पाई आर प्लस के 2 आर, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। तो देखो, त्रिज्यखंड कुछ इस तरीके से बनता है। त्रिज्यखंड में क्या होता है कि ये होती है हमारे चाप, इस चाप से केंद्र पर कोई एक कोण बनाया जाता है जो कि थीटा एंगल पे है। तो उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो अपना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। बहुत सिंपल है। हमें व्रत का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का पूछे तो क्योंकि इसमें एंगल थीटा भी बन रहा है तो केवल थीटा बट्टे 360 रख दो। अगर व्रत की परिधि पूछे, सॉरी त्रिज्यखंड की परिधि पूछे, तो त्रिज्यखंड की जो परिधि होती है तो यहां से परिधि उठा लो 2 पाई आर, क्योंकि इसमें थीटा दे रखा है तो थीटा बट्टे 360, लेकिन साथ में 2 आर और जोड़ना है। क्यों जोड़ना है कि देखो, ये होता है अपना पूरा का पूरा त्रिज्यखंड, ठीक। अगर इसकी परिधि पूछेगा तो यहां से यहां तक की दूरी तो हो गई चाप की लंबाई जो कि हमने यहां लिखी है। इसका एक और फॉर्मूला बनता है L + 2R, ठीक। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया परिधि क्या होती है, टोटल चली गई लेंथ। तो हमने यहां से यहां तक गए तो ये क्या हो गया, चाप की लंबाई, फिर यहां से यहां गए R, फिर यहां से यहां गए R, तो हम लोग 2 आर और जोड़ देते हैं। तो 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 प्लस के 2 आर, या फिर L + 2R। ये हो गया त्रिज्यखंड के परिधि की माप, ठीक। अब आता है इस चाप की लंबाई। अगर आपसे इस चाप की लंबाई पूछ ले तो क्या होगा, इस चाप की लंबाई होती है मेरा 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। सिंपल, परिधि उठाया उसमें, क्योंकि यहां एंगल थीटा होता है तो थीटा बट्टे 360 रख दिया। अब बात करते हैं जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, इसमें कभी कभी क्या बोलेगा, आपसे चाप की लंबाई दे देगा और आपको त्रिज्या दे देगा और बोलेगा क्षेत्रफल बताइए त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आपको चाप की लंबाई दे रखी हो और साथ में उसकी त्रिज्या दे रखी हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 L × R, जहां L क्या होता है, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 और इनटू में R। तो अपना एक ये फॉर्मूला भी होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। परिधि का हो गया L + 2R या फिर 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 प्लस के 2R, और जो चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। ये जो भी मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं साहब। क्यों? क्योंकि जो अपने एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछता है ना वो एकदम सिंपल पूछता है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पूछता है कि बस फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तो ये तो जरूर रट ही लेना है, ठीक। बाकी के और भी जो है वो भी सब रटने ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, जिससे आपको लिखने में टाइम भी ना लगेगा, ठीक।
आगे की मैं बात करता हूं। ठीक, आगे इसकी जो वृत्त की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो थ्योरम है, उनको और कवर कर लेते हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हम लोग आज पूरा सर्किल खत्म कर लेंगे। ठीक, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलो अब देखो, वृत्त की कुछ रेखाएं होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में और मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। जैसे कि मान के चलो कोई भी अपना ये एक वृत्त है। ठीक, अब आपसे पूछे इसमें त्रिज्या, तो त्रिज्या अभी मैंने बताई कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अगर आपसे व्यास पूछे तो इसको पूरे को मिला दो, मतलब एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही हो। ठीक, एक इसमें होती है जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अपनी जीवा कहलाती है, तो इसको हम लोग जीवा बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, एक होती है इसमें छेदक रेखा, जिसको सीकेंट लाइन बोलते हैं। छेदक का मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है, छेदक रेखा होती है जो छेद करते हुए निकल जाए, ऐसे करके निकल रही हो, वो छेदक रेखा हो गई। एक होती है स्पर्श रेखा। मान के चलो कोई भी वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु स्थित हो, उससे हम लोग वृत्त की परिधि पर रेखा खींचते हैं ऐसे करके। स्पर्श रेखा का मतलब होता है स्पर्श करते हुए निकल जाए। ठीक, तो ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो ये एक स्पर्श रेखा होती है, ये छेदक रेखा होती है, ये अपना व्यास होता है, और ये अपनी जीवा होती है। इनका जानना जरूरी यूं है कि आगे जाकर के इन लाइंस के बारे में बात करूंगा तो ये नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी का चाप जो होता है, चाप क्या होता है? चाप होता है जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये वाली दूरी बात कर लें, ये अपना कहलाता है चाप, जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ से हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक, थ्योरम क्या क्या रहेंगी वृत्त से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 है वो क्या है अपनी, कि यदि आपको कोई भी एक वृत्त दे रखा है, ठीक, यदि आपको कोई भी एक वृत्त दे रखा है और कोई एक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक, और उस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अगर हमने दो रेखाएं खींची, जिनको हम लोग बोलते हैं हमेशा स्पर्श रेखा, अभी मैंने जस्ट बताया था। अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक, इसको ऐसा करके बना लो थोड़ा सा। ठीक, ये पॉइंट P, ये वृत्त को पॉइंट A और पॉइंट B पर अगर टच कर रही है, तो भाइयों यहाँ से PA की जितनी लंबाई होती है उतनी ही लंबाई PB की होती है। कभी कभी सिंपल पूछ लेता है आपसे, यदि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो रेखाएं खींची जाती हैं, जिनमें से एक रेखा की लंबाई PA, एक रेखा की लंबाई कुछ भी दे देगा x मीटर है, तो दूसरी रेखा की लंबाई क्या होगी? तो सेम रहेगी, क्योंकि बाहर किसी भी बिंदु से खींची गई दोनों रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो ये हो गया PA ऑलवेज बराबर होता है किसके? PB के। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। ठीक, इसी प्रॉपर्टी में अगर मैं दूसरी बात करूं तो क्या है कि ये अपनी स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा के किसी बाहर बिंदु से हमने अगर दो रेखाएं खींची तो PA बराबर हमेशा PB को होता है। अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसी में देखो क्या हो जाएगा, अगर ये अपनी कोई भी एक सर्किल है, यहाँ कोई भी एक बिंदु है, इससे एक रेखा ऐसे और इससे एक रेखा ऐसे करके खींची गई है, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट P हो गया, इसको मान लो आप B पॉइंट हो गया। आपसे क्या बोलेगा, ये वृत्त का केंद्र है O मान लो इसको। ठीक, आपसे ये बोलेगा यदि A को O से मिलाया और O को B से मिलाया, तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है अपनी कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और उसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है, उन दोनों के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो हमेशा और हमेशा 90 अंश का बनता है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा और उस वृत्त की त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा और हमेशा 90 अंश का बनता है। अब क्योंकि ये स्पर्श रेखा थी, ये त्रिज्या है, यहाँ 90 अंश का बना, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी त्रिज्या है, तो यहाँ भी कितने का बनेगा? 90 अंश का बनेगा, जब दोनों ही 90 अंश के बनेंगे। ठीक, अब आगे अगर मैं बात करूं तो अगर मान के चलो आपको ये एंगल थीटा दे दे, अगर आपको ये एंगल थीटा दे दे तो आपसे ये बोलेगा कि ये वाला कोण कितने अंश का है। ठीक, ये वाला कोण कितने अंश का है। तो इसी में नंबर 2 बात करता हूं मैं, कोण A या एंगल AOB कभी भी पूछे और आपको ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा 90 अंश के होने ही है, और आपको थीटा एंगल दे देगा, तो अगर आपसे थीटा एंगल ये वाला दे रखा है और आपसे ये वाला एंगल पूछे तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? 180 अंश माइनस के थीटा होगा। ठीक, 180 अंश माइनस के थीटा, ये में रटना नहीं है,
रीजन देखो, अगर हम लोग गौर करें तो PAOB ये अपना एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये और ये दोनों 90 और 90 180 अंश के हो गए। इसका मतलब ये दोनों जो भी एंगल होंगे इनका योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। अब कभी हो सकता है आपको ये वाला एंगल दे दे और उल्टा इसको पूछ ले तो भी सिंपल वही फॉर्मूला 180 अंश माइनस थीटा। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये खत्म हो गई। ठीक, इसको थोड़ा सा लिख लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अब अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो जो अगली प्रॉपर्टी है मेरी वो क्या है, इसी में छोटी सी प्रॉपर्टी, कोई भी सर्किल दे रखा है, ठीक, कोई भी सर्किल दे रखा है और इसमें कोई भी चतुर्भुज बना दे, कोई भी कैसा भी कि किसी भी माप का हो, डजेंट मैटर, कोई भी आपको अगर सर्किल बना दे और आपसे अगर ये पूछे कि ये जो वृत्त है इसके अंदर जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल के चारों अंतःकोणों का योगफल, तो जो अपना चतुर्भुज है उसके चारों अंतःकोणों का योगफल तो 360 होता ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल, आमने सामने के कोणों का योगफल यानी कि कोण A प्लस कोण C का मान हमेशा 180 अंश होता है। तो ऐसे ही कोण B प्लस कोण D का मान भी हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योगफल हमेशा और हमेशा क्या होगा, 180 अंश होगा। तो ये प्रॉपर्टी कई जगह पे आएगी काम, बहुत जगह पे काम आएगी। छोटी सी प्रॉपर्टी है, बस हम लोग उसको एनालिसिस नहीं कर पाते कि इसमें ये प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इजीली हो रहा होता है। तो कोण A बराबर है कोण A प्लस कोण C का मान 180 अंश, कोण B प्लस कोण D का मान 180 अंश। ठीक, तो ये अपनी 3 प्रॉपर्टी हो गई। आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक, बाकी फिर मैं बात करता हूँ आगे वाली प्रॉपर्टीज की। इसको या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लेना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें आगे जाकर के और जो जितनी भी अच्छी टाइप की क्वालिटी है या थ्योरम है उनमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, तो ये एक बार ही लिख लीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं मैं। ठीक, अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो एक क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक, देखो कोई भी आपको एक सर्किल दे दिया, एक सर्किल दे दिया आपको, यहाँ कोई भी एक पॉइंट दे दिया। ठीक, यहाँ से फिर वही रेखा खींची, एक रेखा यहाँ से ऐसे करके खींची, ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया B। हमें पता है PA बराबर PB के होता है। ठीक, PA बराबर PB के होता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे दिया, ओ इस रेखा को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये भी हमको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, अभी जस्ट पड़ा है। ठीक, ये भी हमें पता चल गया कि ये 180 माइनस थीटा होता है। कब, जब ये वाला हमारा थीटा हो। अब सुनना, जो वृत्त की परिधि पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर वृत्त की उस परिधि के दोनों पॉइंट से अगर ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसके बाहर की साइड में ऐसे करके 2 रेखाएं खींची जाएं, किसी भी बिंदु पर ऐसे करके 2 रेखाएं खींची जाएं, और मान के चलो इसको मैं नाम दे दूं पॉइंट C। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट C पर मिल रही हैं, और अगर आपसे पूछे कि इस वाले एंगल का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इस वाले जो एंगल का मान होगा मतलब कोण ACB, कोण ACB का जो मान होगा वो हमेशा इस वाले एंगल का क्या होता है, आधा होता है। इस वाले एंगल का आधा होता है, मतलब 180 अंश माइनस के थीटा बट्टे 2, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 90 माइनस के थीटा बट्टे 2। अभी क्या है, मान के चलो उसने डायरेक्ट आपको दे दिया कि ये कोण थीटा है और ये वाला कोण अगर आपसे पूछे तो आपको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना है इसका आधा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब बात आती है कि जब हमने वृत्त की परिधि पर स्थित दोनों बिंदुओं से चतुर्भुज के बाहर खींचा तो ये वाला एंगल आया। अगर हम लोग सर अंदर की तरफ खींच दें और वो वृत्त की परिधि पर ही इस वाले पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हमने नाम दे दिया D, और ये वाला एंगल पूछ ले D क्या होगा, तो हमेशा कोण या एंगल ADB हमेशा और हमेशा बराबर होगा किसके, ये होता है 90 प्लस थीटा बट्टे 2। ये हमेशा 90 बाहर वाला
क्योंकि बाहर है, हमारे घर का इंसान नहीं है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हमेशा घटाने की कोशिश करेंगे। तो 90 माइनस थीटा बाई 2, ये तो अंदर का है ना भाई, अपने घर का है, तो उसको तो हम लोग हमेशा प्लस में रखेंगे। तो 90 प्लस थीटा बाई 2। और देखो ये 90 प्लस थीटा बाई क्यू होता है। अगर गौर करें तो अभी जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी वृत्त के अंदर स्थित चारों, किसी भी वृत्त के अंदर स्थित किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। आप देखो ये वृत्त के अंदर है, आमने सामने के कोण है, तो अगर मैं इस कोर्स को जोड़ता हूं तो 180 तो आ रहा है, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 कट जाएगा तो 180 आएगा। इसलिए ये वाला 90 प्लस थीटा बाई 2, ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर इनको ना पूछ कर केवल ये पूछे तो केवल 180 में से इस वाले एंगल को घटा देते तो ये वाला हो गया। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो थ्योरम नंबर 5 कह लो या प्रॉपर्टी नंबर 5, तो जो प्रॉपर्टी नंबर जो 5 अपनी होने वाली है वो कैसी है। ठीक, देखो कोई भी एक सर्किल दे देगा, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन कई जगह पे लग रही है, एप्लीकेबल हो रही होगी। देखो ये अपना कोई भी सेंटर हो गया ओ, ठीक, यहां से किसी भी चाप द्वारा कोई भी एंगल थीटा बनाया गया, और आपसे बोले इसी चाप के द्वारा, मान के चलो कोई भी ए बी चाप है, इसी ए बी चाप के द्वारा इसी चाप से परिधि पर भी कोई भी एक कोण बनाया गया, कोई भी एंगल परिधि पर भी बना दिया गया। ठीक, अगर ये थीटा है, नहीं मान लो ये वाला थीटा है, ठीक, ये वाला थीटा है, आपसे केंद्र पर बना हुआ कोण पूछे तो हमेशा जो भी कोण परिधि पर बनता है उसका 2 गुना होता है एंगल पे बना हुआ। मींस इस प्रॉपर्टी जो थ्योरम की हम लोग बात करते हैं तो ये होता है किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का, किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये कह लो, या फिर ये कह लो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा 2 गुना होता है। तो कोण ACB का जो मान होता है वो कोण AOB का क्या होगा, आधा होगा। हमेशा उल्टा भी कह सकते हैं, कोण AOB का मान हमेशा कोण ACB के मान का 2 गुना होता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 खत्म, यहां तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लेना। मैं आगे वाली प्रॉपर्टी पे चलता हूं। ठीक, जो आगे वाली अपनी प्रॉपर्टी होने वाली है वो कौन सी है वो भी देख लेते हैं। चलो देखो, ठीक, जो आगे वाली प्रॉपर्टी जो अपनी होगी वो भी बड़ी सिंपल होने वाली है। ठीक, देखो जो आगे वाली प्रॉपर्टी अपनी होने वाली है उसका क्या है कि बड़ी ही सिंपल है। जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी आपको एक सर्किल दे दिया है ऐसे करके, ठीक, कोई भी एक सर्किल दे दिया, इसकी कोई भी चाप कह लो ए बी, ठीक, मान के चलो ये, और यहां से मैं अगर इसको ऐसे मिला दूं, एक जीवा ए बी खींच दूं, तो किसी ये जो जीवा है ये इस वृत्तखंड को 2 भागों में बांट रही है। कौन से वाले में, एक तो ये छोटा वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग। तो इस जीवा के द्वारा इस जीवा के एक ही साइड में, कोई सी एक साइड में बने हुए सारे कोण, जैसे यहां से मैंने ये खींचा, या यहां से मैं ये खींचूं, या यहां से मैं ये खींचूं, देखो मेरा आधार सेम है, आधार मेरा सेम है, और मैं वृत्त के एक ही ओर कहीं भी परिधि पर स्थित कहीं भी किसी भी बिंदु पर कोई भी एंगल बनाता हूं मैं, तो ये मान के चलो ये ए है, ये मान के चलो एंगल बी है, ये मान के चलो एंगल सी है, तो जितने भी कोण है ये हमेशा और हमेशा इक्वल होंगे। तो अपनी थ्योरम क्या कहती है, किसी भी चाप के द्वारा एक ही आधार पर वृत्त के एक ही तरफ या एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोणों का मान हमेशा इक्वल होता है, हमेशा समान होता है। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी अपनी, आई थिंक 5, 6 और 6वीं थी। ठीक, तो देखो, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, बराबर होगा कोण सी के। क्यों, क्योंकि वृत्त के एक ही साइड में बने हुए हैं इसलिए सबका मान इक्वल होगा। अब ऐसे ही मैं इसके उल्टा बात करूं, ठीक, मान चलो ये अपनी हो गई यहां से यहां तक की क्या ए बी। अब ऊपर ना बना करके नीचे बना दे तो सर ऐसे करके एक बना दिया ये वाला कोण, प्लस ऐसे करके ये बना दिया। देखो नीचे की साइड में बना रहा है लेकिन बना तो वृत्त के एक ही साइड में रहा है, और आधार मेरा एक ही है हर बार। मान के चलो ये हो गया एंगल ई और ये हो गया एंगल एफ, तो ये भी बराबर होंगे, तो कोण ई बराबर होगा कोण एफ के। ठीक, तो ये भी बराबर होगा, ये भी प्रॉपर्टी खत्म। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होने वाली है क्या है,
ठीक, ये स्क्रीनशॉट कर लेना आप लोग, और या फिर लिख लेना इनको, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो कोई व्रत दे रखा है, ठीक, मैंने बोला था कि ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर से जाती हुई कोई भी जीवा खींची जाती है, मान के चलो ए बी, ये ओ हो गया, ठीक, तो किसी भी जो जीवा होती है, जो व्यास होता है ना, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास हमेशा व्रत को दो भागों में बांटता है, बराबर बराबर भागों में, मतलब उसके बिल्कुल मिड में से निकलता है। तो ये अपना क्या बन गया, अर्धव्रत बन गया। जैसे यहाँ से इसकी बात करूँ तो ये अर्धव्रत, यहाँ से इसकी बात करूँ तो ये भी अर्धव्रत। तो किसी भी अर्धव्रत में बना कोई भी कोण हमेशा और हमेशा नभ्यंश का होता है, यह ऑलवेज नभ्यंश होगा, भले ही आप कहीं भी बना लो। क्योंकि अभी वो जो अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई है वो भी एप्लीकेबल हो रही है कि एक ही आधार हो और एक ही तरफ अगर मैं कहीं भी कोई भी कोण बनाऊं तो वो हमेशा बराबर होते, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना है। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि सेकंड अभी जो पीछे कराई वो वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है इसमें, ठीक। तो ये वाला भी क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक। क्या अर्धवृत्त में, इसको चलो मैं लिख देता हूँ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी खत्म, ठीक। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपनी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 या थ्योरम नंबर 8। आपको सर्कल दे दिया, ठीक, आपको ये एक सर्कल दे दिया, आपसे बोला कि ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक। मान लो ये पॉइंट कोई भी दे दो, आप इसको ए नाम दे दो। मैंने बोला था स्पर्श रेखा हमेशा, स्पर्श का मतलब ये स्पर्श करते हुए, किसी व्रत को स्पर्श करते हुए निकले वो स्पर्श रेखा। और कोई भी एक जीवा बना दी, मान के चलो ये वाली जीवा हो गई जो इस स्पर्श रेखा को क्या कर रही है, इस पॉइंट पर टच कर रही है। अब सुनना, अगर किसी भी स्पर्श रेखा और किसी भी एक जीवा के बीच का कोण, मान के चलो ये आपको थीटा डिग्री दे रखा है, किसी भी स्पर्श रेखा और किसी भी जीवा के बीच का ये वाला कोण थीटा दे रखा है। देखो इस जीवा के इधर साइड में अगर थीटा दे रखा है तो इस जीवा के इधर वाली साइड में कहीं भी कोई भी कोण बनाऊं मैं, ऐसे करके और ऐसे करके बनना चाहिए इसी जीवा को आधार मानते हुए। अगर ये थीटा है तो इसी जीवा के दूसरी साइड में जब भी हम लोग कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो भी हमेशा और हमेशा क्या होगा, थीटा होगा। अगर मैं इसको नाम सी दे दूं तो एंगल इसको मान के लो डी दे दो यहाँ पे, तो कोण या एंगल बी ए डी हमेशा बराबर होगा कोण बी सी ए के, ठीक। क्या बताया मैंने कि यदि कोई स्पर्श रेखा हो और कोई भी एक जीवा दे रखी हो, उन दोनों के एक साइड में जो भी एंगल बनता है तो जीवा के दूसरी साइड में बना हुआ कहीं भी कोण बनाओ आप, वो हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा। मैं अगर आप इसको एंगल को यहाँ ऐसे करके बना देता वो भी थीटा ही बैठे, हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक। तो दो प्रॉपर्टी खत्म, प्रॉपर्टी नंबर 8 खत्म। ये लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या होने वाली है, अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी होने वाली है वो क्या है, ठीक। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 8 हो चुकी है, प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक। बस कुछ ही प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो कोई भी सर्किल है, कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल के बाहर की साइड में इसको टच करता हुआ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके कैसा भी बन सकता है, कोई भी एक चतुर्भुज दे दे, ए बी सी डी। जब कभी भी हम लोग चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं ना उनके नाम लिखते हैं तो हमेशा ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी। कुछ लोग क्या करते हैं ए बी और सी आन के दिया, अगर ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप भले ही आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपने अगर इनका नाम गलत लिख दिया तो वो बिल्कुल गलत है। हमेशा ऐसा करके चलेगा ए बी सी डी, या फिर ऐसे चलो ए बी सी डी एक तरफ से, ठीक। तो ये कोई भी ए बी सी डी दे दिया,
इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी चतुर्भुज में कोई भी एक वृत्त बना हो जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच करता हो, या फिर किसी भी सर्कल के बाहर एक चतुर्भुज ऐसा बना हो जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हो। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है कि ये जो भुजा ए बी धन के सी डी, मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा बराबर होता है। तो ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। सिंपल क्या है, यदि कोई चतुर्भुज वृत्त के बाहर स्थित है तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 9। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है उसकी बात मैं कर लेता हूं। तो देखो, ये कोई भी एक सर्कल हो गया, ठीक, कोई भी एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, ठीक, इसमें कोई भी दो जीवा खींची, एक ऐसे करके खींच दी, एक ऐसे करके खींच दी, ये है ए, ये है बी, ठीक, ये है सी और ये है डी, और आपको यहाँ ये इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे बोलते हैं, ओ दे दिया। अब आपसे क्या बोलेगा, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो देखो, इसको या फिर इसको पी मान लो, ओ मान लो, चलो ओ है, तो आपको करना क्या है, ओ पर उंगली रखो, ओ से पहले कोई सी एक रेखा को उठा लो, तो ओ ए बराबर, सॉरी ओ ए इंटू, अब इसी वाली रेखा पर दूसरा पॉइंट क्या बचा है, बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर, अब इसको ले लो ओ सी इंटू ओ डी, ये हमेशा बराबर होता है। भाई साहब छोटी सी प्रॉपर्टी है और 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बस लोगों को लगाना नहीं आता, उस चक्कर में पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। अब आपसे क्या करेगा, वैल्यूज दे देगा, 2, ये 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे बोलेगा ये 5 है, तो ओडी बताओ, या फिर पूरा सीडी पूछ लेगा, या फिर पूरा दे देगा सीडी, ये इसको 5 दे देगा, बोलेगा ओडी बताओ। तो सिंपल है, हमने करना क्या है, बस वैल्यूज रखनी है और आराम से हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटी सी है लेकिन लोग अक्सर करके इसके क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाते हैं। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गई, 11वीं। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 11। चलो प्रॉपर्टी नंबर 11 की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है, ये हो गया एक सर्कल, ठीक, ये एक सर्कल हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है और ये ऐसे करके 2 रेखाएं खींची जाती हैं। ये मान लो P है, यहाँ ये A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। देखो सिंपल है, मैंने बोला था कि जब कोई रेखा वृत्त के अंदर से होकर गुजरे तो उसको सीकेंट लाइन या छेदक रेखा बोलते हैं। अब छेदक रेखा बोलते हैं तो यहाँ से PA और PB और PC और PD, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या रहती है ये वाली, कि जो PA मतलब क्या, इस पॉइंट से ऊपर वाली रेखा पर अगर मैं जाऊं तो PA ये छोटी रेखा और यहाँ से PB ये बड़ी रेखा, PA गुणा PB बराबर होगा PC गुणा PD, मतलब छोटी गुणा बड़ी बराबर छोटी गुणा बड़ी, ठीक, PC इंटू PD। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, किसके लिए, अपने NTPC के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का 110%। किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी में नहीं बल्कि करीब लगभग शिफ्ट में इसमें से एग्जाम मिल जाएगा, इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्या है, PA इंटू PV बराबर PC इंटू PD। सिंपल है, छोटी गुणा बड़ी वट्टे छोटी गुणा बड़ी, ठीक, छोटी गुणा बड़ी वट्टे नहीं बराबर छोटी गुणा बड़ी, ठीक, सिंपल है। तो आपको कोई भी दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और फिर बोलेगा ये दे करके ये वाली याद करो, ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ इस पर, सिंपल सा मान के चलो, यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे दे दिया, PA B C D, ठीक, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया यहाँ से यहाँ तक 5, बोलेगा PC बताओ, PC पूछ रहा हमसे। तो हमने क्या किया, हमें पता है PA यानी कि 2 गुणा PB। अब लोग क्या करते हैं, 3 को रख देते हैं, भैया 3 नहीं रखना भैया, ये PA है तो 2 आ गया। अब हमें चाहिए बड़ा वाला क्या होगा, 2 और 3 5 बराबर, पर छोटा वाला PC जो हमसे पूछा है, फिर क्या हो गया, बड़ा वाला यानी कि
ये वाले इसको अगर मैं x मान लूँ या फिर इसको PC इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा x, इसको मान लो आप x नहीं, इसको मान लो आप y मान के चलो, क्योंकि ये गुणा भी फिर दोनों सेम से मैच खा जाएंगे। तो y गुणा क्या हो जाएगा y प्लस 5, y प्लस 5, वो बड़ा वाला पूछा है। अब क्या सिंपल 5 दूनी 10 हो गया बराबर, इसको हम लोग मल्टीपल कर दें तो y स्क्वायर धन के 5y और 10 का इधर कर दूं तो 0 बराबर y स्क्वायर धन के 5y और माइनस के 10। क्या कर लेंगे हम लोग द्विघात समीकरण लगा करके आंसर निकाल लेंगे, सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी वही है। अब आगे बात करूं मैं तो इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहती है अपनी वो क्या रहती है, देखो इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है वो, बस थोड़ा सा फर्क है, उसको मतलब देखने का नजरिया अलग है बस। ठीक, बाकी की प्रॉपर्टी सेम है। क्या रहती है प्रॉपर्टी, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो वो प्रॉपर्टी क्या रहती है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 11 और 12, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सर्कल दे दिया कोई भी आपको, सर्कल दे दिया कोई भी आपको, यहाँ कोई भी एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से एक तो खींच देगा स्पर्श रेखा और एक खींच देगा आपसे क्या छेदक रेखा, इसको बोलेगा ये P, ये पॉइंट A, यहाँ पर B और यहाँ पर क्या है C। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला रहता है या इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, मैंने बताया था कि छोटी गुणा बड़ी बराबर छोटी गुणा बड़ी, तो नीचे तो हमारे पास छोटी गुणा बड़ी है लेकिन ऊपर नहीं है। जब ऊपर नहीं है तो क्या, ऊपर तो केवल एक ही दे रखी है, तो क्या करो हमने प्रॉपर्टी ये लगानी है, क्या करो इसका डबल कर दो। कैसे, PA गुणा, अब दूसरी है नहीं तो हम लोग दोबारा PA लिख देंगे, PA गुणा PA बराबर PB गुणा PC। ठीक, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं PA का होल स्क्वायर बराबर PB गुणा PC। ठीक, ये हो गई नेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या हो गया प्रॉपर्टी सेम वही है, बस थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी खत्म। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितनी होगी 12, प्रॉपर्टी नंबर 13। ठीक, ये स्क्रीनशॉट कर लेना, साइड में हो जाता हूँ मैं। ठीक, चलो चलो प्रॉपर्टी नंबर 12 हो गई 13। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या हो गया भाई इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 13। ठीक, अब देखो जो प्रॉपर्टी नंबर 13 अपनी होने वाली है वो क्या रहेगी। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या होगा, उसमें आपसे पूछेगा क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो मात्र मैं 2 सेकंड तो मैंने ज़्यादा बोल दिया मुश्किल से, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, और लोगों को लेकिन क्या होता है कंफ्यूज रह जाता है कि पूछा क्या था केवल, बस अगर क्वेश्चन को समझ गए तो मात्र और मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आपसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछेगा, इसमें 3 या 4 केस बनते हैं। फर्स्ट केस कौन सा वाला, देखो डायग्राम बना दे रहा हूँ, बाकी का मैं आपके सामने बोल के दिखा दूंगा। ठीक, बात करता हूं मैं क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या की अगर मैं बात करूं तो जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो अपनी क्या रहती है, एक आपको सर्किल दे दिया, ठीक, और एक दूसरा सर्किल दे दिया, कैसे करके, ऐसे करके बोलेगा इन दोनों सर्किल की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखो एक तो ऐसे करके इन दोनों को टच करते हुए निकल गई, एक इन दोनों को टच करते हुए निकल गई 2, एक ऐसे करके तिरछी टाइप से 3 और एक ऐसे करके 4। जब कभी भी 2 वृत्त दे रखे हो दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है मान के चलो n, वो हमेशा कितनी होगी, हमेशा और हमेशा 4। पहली प्रॉपर्टी। इसी में सेकंड प्रॉपर्टी, जब एक तो हो गया जब ये दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं करती हो, और एक हो गया क्या, जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक रेखा तो अपनी ये वाली होगी स्पर्श, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों को ही स्पर्श करके जाए। ठीक, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा इसके बीच में से गुजर गई। ठीक, 3 हो गई, तो n बराबर 3, 2 केस हो गए। और सिंपल तीसरा जो केस है वो क्या है, तीसरा केस क्या है, जब ये सेकंड नंबर से, ठीक,
ये हो गई, 2 हो गई, जब दोनों अलग अलग हो, टच ना करें, फिर और पास आई, टच करने लगी, पहले 4 थी, फिर 3 हो गई। अब क्या होगा, अब एक दूसरे को टच ना करके एक दूसरे को काटेंगे अंदर की तरफ से, कैसे करके, एक, ठीक, और ये दूसरा वाला ये। अब देखो इसमें से एक रेखा, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, अब तीसरी नहीं खींच सकते भाई साहब। अगर आप लोग इसको ऐसे करके खींचोगे तो ये तो छेदक रेखा हो गई, स्पर्श नहीं है, स्पर्श तो केवल टच करके जा रही होती है। तब n बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या तब क्या होगी, वो होगी केवल और केवल n बराबर 2, ठीक, केवल और केवल n बराबर 2, ठीक। और अगर हम लोग इसके बाद एक और बनती है प्रॉपर्टी, ये कब होगी, जब दूर है तो 4, थोड़ा पास आई, एक जोड़ टच किया तो क्या हो गई 3, और ज्यादा अंदर तक गई तो हो गई 2। अब बात आती है क्या, एक और 2 प्रॉपर्टी और रही है इसी में, 2 केस और हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक। मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, देखना, देखो फोर्थ केस इसमें क्या है, देखो पहले दूर 3 4, फिर थोड़ा नजदीक आई, टच स्पर्श की तो 3, उसके बाद और ज्यादा एक जो काट करके निकल के गई तो 2 हो गई। अब क्या है कि ऐसे करके स्पर्श करेंगे, लेकिन क्या होगा, इंटरनली स्पर्श करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके 2 सर्किल अपने इंटरनली स्पर्श कर रहे हैं, ये यहाँ इसका सेंटर, ये यहाँ हो गया, तो फिर क्या रहेगी, तो केवल केवल एक ही खींच सकते हैं ये वाली, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहे होंगे दोनों, तो उसी से होकर गुजरेगी। तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1। और लास्ट केस क्या होगा कि ये एक दूसरे के अंदर हो, कहीं भी हो अंदर, लेकिन स्पर्श ना कर रहे हो, तो कभी भी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कभी नहीं खींची जा सकती, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों वृत्त को स्पर्श करे, लेकिन ये तो करेगी नहीं, आप जब भी खींचोगे इससे होकर निकल जाएगी। अगर आप इसके अंदर लेके जाओगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, तो वो दोनों के लिए स्पर्श रेखा नहीं है। तो स्पर्श रेखा जब एक वृत्त दूसरे के अंदर हो तो हमेशा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 0, ठीक। तो ये हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट। केवल 5 केस है, 5 केस में खत्म हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप आराम से, और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, ठीक। चलो नेक्स्ट अपना जो रहेगा, जो नेक्स्ट होने वाला है ना भाई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो नंबर 14 जो है, नंबर 14 जो है प्रॉपर्टी है अपनी सर्किल की, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड है। 14 नंबर की जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो केवल फॉर्मूला बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपसे पूछेगा 2 सर्कल दे रखे होंगे, थोड़े से बड़े बना देता हूँ, जैसे कि एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल मान के चलो ये हो गया, ठीक। अब आपसे क्या बोलेगा कि जो इसकी ऐसे करके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दे रखी है, ठीक, ऐसे करके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दे रखी है, मान के चलो इसको ये ऐसे थोड़ा सा गोल कर लो, ठीक। अब ये दे दिया मान के चलो A और B, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R हो गई, और अगर मैं इस पूरे को मिला दूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी होगी। ये इसका केंद्र इसको मान लो P या O मान लो O, और ये मान लो इसको P, या फिर O डैश कह सकते हो, चलो O डैश, ठीक। अब देखो हमसे क्या बोलेगा, हमसे ये पूछेगा 2 तरीके से स्पर्श रेखाएं बनती है। एक तो ये वाली स्पर्श रेखा, ये भी उभयनिष्ठ है, और एक मैं ऐसे करके तिरछी करके बना दूं तो वो भी उभयनिष्ठ है। तो इनका दोनों का अलग अलग मान होता है, नाम होता है। जैसे मैं अगर जो सीधी बनती है, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो दोनों ही है, लेकिन ये तो डायरेक्ट टेंजेंट होती है, और ये होती है कौन सी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स, तिर्यक वाली, तिरछी वाली। तो डायरेक्ट टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक, या फिर उभयनिष्ठ सीधी बोल दो, या फिर हम लोग अनुस्पर्श बोल सकते हैं, ठीक, अनुस्पर्श। उभयनिष्ठ क्योंकि एग्जाम में जो देगा आपको कभी कभी तो सीधी देता है, कभी कभी अनुस्पर्श करके दे देता है। वैसे इंग्लिश में इसको याद रखना, डायरेक्ट। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, जब भी आपसे इसकी लंबाई पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, मतलब AB की लंबाई पूछे कभी भी, तो AB बराबर, देखो
दोनों केंद्रों के बीच की दूरी d है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो ए बी बराबर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, हमेशा और हमेशा जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है उसका होल वर्ग माइनस के, हमेशा माइनस के, और जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसमें से छोटी वाली त्रिज्या को घटा करके उसका भी होल स्क्वायर कर दो। तो ये होता है मेरा ए बी बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट तो निकालना ही निकालना है। ठीक, तो ये हो गया अपना क्या, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल आती है। बोलेगा एक वृत्त की त्रिज्या ये है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये है, यदि दोनों वृत्तों की एक सीधी स्पर्श रेखा ये है तो उस सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, यदि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये हो तो केवल फॉर्मूला लगाना होता है, तो इजिली आराम से हो जाता है। इसी में जो सेकंड केस बनता है, इसी में जो सेकंड केस बनेगा वो क्या बोलेगा, सीधी ना दे करके आपसे क्या पूछ ले, सीधी ना दे करके आपसे क्या पूछ ले, तिरछी वाली, ट्रांसवर्स वाली। ठीक, इसको ऐसे ना बना करके ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक, ये वाली, यहाँ से ये वाली, इसको दे दे ए नाम, इसको बी, इसको कैपिटल आर। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, और ये पूरी इसके बीच की दूरी डी। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, देखो हमसे पूछे कि ए बी का मान क्या है, जब इस वाले केस के लिए, जब तिरछी वाली पूछे, ट्रांसवर्स वाली पूछे हमेशा, तो ए बी तिर्यक स्पर्श तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछे तो ए बी बराबर रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस के, देखो दोनों में माइनस तो आना ही आना है क्योंकि ये तिरछी है, तो बस आपको क्या करना है आर प्लस, पहले में हम लोग घटा रहे थे, दूसरे में हम लोग बस इसको जोड़ देंगे, बस इतना करना है। पहले में हम लोग घटा रहे थे, दूसरे में जब भी तिरछी पूछेगा, काम तिरछे है तो क्या करना है, हमें हमेशा जोड़ के लिखना है। और जब भी सीधी सीधी पूछे, सिंपल सा सीधा सा इंसान है, सीधा इंसान है, वो तो तुम्हें पता है जल्दी काबू में आ जाता है, तो उसको तो आप माइनस कर दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधी है तो इस पर सीधा माइनस करना है, क्योंकि सीधी है तो हमने भी माइनस कर दिया। वो सारा तिरछा है तो देखो जैसे ये तिरछी हो गई, ये तिरछी हो गई, तो प्लस का सिंबल बनता है, तिरछी में प्लस का सिंबल बनता है तो प्लस लगा दिया, और सीधी में केवल ऐसे करके सीधी जा रही होती है तो माइनस कर देते हैं। ठीक, इसी में एक तीसरा केस और बनता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक, देखो इसी में तीसरा केस और बनता है, बस 3 केस होते हैं इसमें, तीनों में ही खत्म हो जाया करता है। ठीक, काफी ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भले आप। ठीक, तो देखो एक केस क्या बनेगा, एक सर्किल ये और एक सर्किल इसको टच करके जा रहा हो। ठीक, देखो ठीक, और आपसे ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक, कि साहब ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है इसकी लंबाई क्या है, लेंथ क्या है। ठीक, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक, तो अगर हम लोग इस वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करें तो ये जो अपनी स्पर्श रेखा होती है इसका मान के चलो, इसको मैंने ए बी दे दिया, ये यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसकी आर हो गई। अब देखो इस जगह पे क्या रहता है कि जो दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी अब तक जो हमें डी दे रखी होती थी, वो केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो गई। देखो पहले वहाँ बीच में गैप रहता था तो थोड़ी बढ़ के आती थी, इसलिए उसको अलग से नाम डी दे दिया गया। अब यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को जोड़ देते उसके बराबर। तो यहाँ पर ए बी की जो लंबाई होती है वो हमेशा हमेशा सिंपल 2 गुणा रूट आर इंटू में आर होती है। ठीक, रूट में आर इंटू में आर होती है। ठीक, अगर हम लोग इस वाले इसको उस फॉर्मूले में भी रखें ना तो वहाँ से भी हो जाएगा, जैसे ए बी बराबर रूट अंडर, हमने सीधी के लिए क्या बोला था, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, आर प्लस आर, यानी कि आर प्लस आर का होल स्क्वायर। और बाद में हम लोग सीधी के लिए घटा रहे थे तो क्या कर रहे थे, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, और हमें पता है आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस के आर माइनस आर का या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हमेशा और हमेशा 4 अंडर रूट में, जो हमेशा होता है अपना 4 आर इंटू आर होता है हमेशा और हमेशा। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो आर इंटू आर। तो ये वहीं से आया हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है ये सब करने की, हमने तो बस डायरेक्ट याद करना है ना, हमें तो ये वाला याद रखना है। ए बी बराबर 2 अंडर रूट में आर इंटू आर, ए बी बराबर 2 रूट में आर। मैंने बता दिया निकाल करके, ये आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमेशा 4 ए बी होता है हमेशा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाते हैं, केवल ए बी को हम लोग जोड़ दिया करते हैं। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 14, स्क्रीनशॉट कर लेना। बस 1-2 प्रॉपर्टी और रह गई है, उसके बाद अपना सर्कल की सारी थ्योरम वगैरह खत्म हो जाएंगी जो आपके एनटीपीसी में आती हैं वो।
वैसे तो बहुत हैं, अगर आप सीजीएल के लिए करोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी तो, लेकिन आपके जो एनटीपीसी में आती है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और ज़्यादातर सीजीएल के प्री में भी यही पूछता है, कुछ बस इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ा के एक ही क्वेश्चन में 2-3 प्रॉपर्टी डाल करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है वो है अपनी क्या, ठीक, इम्पोर्टेंट तो अब आई थिंक कोई भी नहीं रह गई है, केवल और केवल यही प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, बाकी का तो मेरे को नहीं लगता और कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो रह गई हो। हाँ भाई, केवल और केवल अपनी यही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे व्रत में से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो दोस्तों, कल रवि सर ने आपके लिए पोल में पूछा था कि क्या टॉपिक कराया जाए, तो लोगों ने बोला कि सब मैथ्स के फॉर्मूलाज भी करा दें, क्योंकि उनका फ़ोन चोरी हो गया था, तो इस वजह से ये सीरीज़ चालू नहीं हो पाई थी। वरना हमने प्लान पहले ही किया था कि हम लोग बहुत जल्दी मैथ्स के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ज़्यादातर लोगों को दिक्कतें एडवांस में आ रही हैं, तो हम लोग एडवांस के फॉर्मूलाज को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अपने पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, वरना तो हम लोग क्वेश्चंस की को भी जल्दी जल्दी करा देते। अब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तो फिर क्या रहेगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो पहले हम लोग फॉर्मूलाज को कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी वीडियोज़ में लेकर करके आ रहे होंगे। देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक किसका कराया जाए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आ जाएंगे। और बाकी की जो भी हमने कराया है ये जितने भी एनटीपीसी में पूछता है उससे रिलेटेड ही सारे थ्योरम है, इनसे बाहर 110% कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देखते होंगे मैं डेली मॉक लगाता हूँ, रवि सर डालते हैं वीडियोस, तो उसमें मैथ्स का शायद ही मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता होगा। रीजन ये है कि क्योंकि मैंने सारे मॉक लगाए, मेरे को पता है इन्हीं से क्वेश्चन उसने पूछे, सारे जितने पूछे हैं वही मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको लेकर के आ गया हूँ। तो आप वीडियोज़ को अच्छे से देख रहे हैं एक बारी, या तो जो जितनी भी थ्योरम है उनको लिख लेना किसी जगह पे, या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके, जिससे देख सको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। तो बस देखते रहिए। बाकी का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी का अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना, और सर का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। ठीक, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमारे बायो में दे रखी है, उसमें आपको जितनी भी जो भी हमारी वीडियोस आने वाली थी उसकी पहली अपडेट तो भी मिल जाया करेगी। ठीक, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना। बाकी का फॉर्मूलाज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नोट्स भी उसमें डालते रहते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो भी अब आगे से आते रहेंगे। हम लोग अपने खुद के नोट्स भी वहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे आपको वहाँ पे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक, तो चलो, तो बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।